Hello dear aspirants, आप देख रहे हो ट्रिक फॉर सिविल्स। इन दिस वीडियो आई विल सॉल्व यूपीएससी सीएसई 2025 प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 एग्जैक्टली द वे आई सॉल्व इन द एग्जामिनेशन हॉल। मैंने एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी बता दिया है। तो जिसको वो देखना हो आप आई बटन पे जाकर वो देख सकते हैं। और मैंने पार्ट 1 और 2 में क्वेश्चन नंबर 40 तक कंप्लीट करवा दिया है। मैं इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करूँगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 1 है पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स। ओके, अब देखो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसमें क्या मेंशन है, 3 टियर्स मेंशन है, यानी कि विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। ब्लॉक लेवल जो है यही होता है इंटरमीडिएट लेवल। तो अब इसकी कंडीशन क्या है, किसी भी स्टेट और यूटी की अगर पॉपुलेशन 2 मिलियन से कम है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और इंडिया में काफ़ी सारे स्टेट और यूटीज हैं जहाँ पॉपुलेशन क्या है 2 मिलियन से कम है। तो इसलिए क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा? नहीं, तो ये नॉट करेक्ट हो गया, हटा दिया इसको। नेक्स्ट स्टेटमेंट है टू बी एलिजिबल टू ए मेंबर ऑफ अ पंचायत एट द इंटरमीडिएट लेवल अ पर्सन शुड अटेन द एज ऑफ 30 ईयर्स। अब भाई लोकसभा इलेक्शन के लिए एज 25 ईयर्स है और पंचायत के इलेक्शन के लिए 30 ईयर्स होगी। अगर आपको कुछ भी बेसिक आइडिया नहीं है, आपने स्टैटिक नहीं पढ़ा, तो फिर इस तरीके से सोचो कि लोकसभा के लिए तो इतना है, पंचायत के लिए भी उतना ही होगा, या तो इक्वल होगा या कम होगा। पंचायत के लिए एज ज़्यादा नहीं रखी जाएगी। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट है द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट constitute a commission to review the financial position of the panchayat at the intermediate levels to make the recommendations regarding the distribution of net proceeds of taxes and duties leviable by the state between the state and the panchayat at the intermediate level। अब भाई चीफ मिनिस्टर कोई कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, ऑलरेडी इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मौजूद है जो क्या है, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 280। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो तीनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गए। नॉट करेक्ट पूछा था तो आंसर क्या हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एग्जाम में लॉजिक लगाए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिम्स्टेक। इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स स्टेट टिल जनवरी 2025। ठीक है, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ द ढाका डिक्लेरेशन 1999। थर्ड स्टेटमेंट में बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड एंड नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स ऑफ बिम्स्टेक। ठीक है, अब इसमें क्या, नेपाल भी बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ देखो, मैंने ऐसे काउंट किया था कि बिम्स्टेक में भाई कहीं एन दे रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर होता तो नाम में तो कहीं ना कहीं उसका जिक्र होता ना, BIMSTEC है ना, एन तो कहीं है ही नहीं, तो नेपाल कैसे हो सकता है फाउंडिंग मेंबर, होगा तो फिर एन भी होना चाहिए था। तो थर्ड तो बिल्कुल ही गलत है, तो मैंने थर्ड हटा दिया, एक ही स्टेटमेंट में था, थर्ड कट गया। ठीक है, एक और ट्रिक होती है, देखो ये स्टेटमेंट में क्या बोले, टिल जनवरी 2025, यहाँ बोले 7 मेंबर्स। ठीक है, यहाँ बोले ढाका डिक्लेरेशन 1999। दोनों स्टेटमेंट में क्या है, डेटा है। तो अब इन दोनों स्टेटमेंट में एक सही एक गलत होगा, दोनों एक साथ सही नहीं हो सकती, दोनों एक साथ गलत नहीं हो सकती। तो 1 और 2 जहाँ एक साथ सही है वो हटा दो, तो 1 2 एक साथ सही भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम क्या आ गए 50-50 भी, या तो 1 और 4 करेक्ट है या 1 ओनली करेक्ट है, यानी कि 1 तो करेक्ट हो ही गया। अब बस 4 में देखना है। तो एग्जाम में मुझे क्या लगा कि इन बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया। मुझे लगा शायद इंडिया कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये पढ़ा नहीं था, तो मुझे लगा कि इंडिया में काफ़ी टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा, तो मैंने इसको 1 और 4 मार्क किया था, पर आंसर इसका 1 ओनली है। तो मैंने 50-50 में एटलीस्ट पहुंच गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द मेंबर्स ऑफ द जूरी टू सेलेक्ट द गांधी पीस प्राइज? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। अब देखो ऑप्शंस के हिसाब से देखो सेकंड 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 3 में है। ठीक है, और थर्ड 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 ये भी 3 में है। ठीक है, तो इन सेकंड और थर्ड की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अब देखो फर्स्ट 2 में है और फोर्थ 2 में है, यानी कि सेकंड और थर्ड तो कंफर्म करेक्ट ही है, और फर्स्ट और फोर्थ में देखना है कि क्या सही हो सकता है। उस वक्त मुझे लगा कि शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं होंगी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगी, पता नहीं क्यों मुझे लगा, तो मैंने जो है मार्क किया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर लेकिन है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, तो आंसर इसका सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन गगन
uses a system of ground stations to provide necessary augmentation. Which of the following statements is or are correct in respect of Gagan? Okay. अब पहला बोल रहे हैं स्टेटमेंट, इट इज डिजाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। अब देखो कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो उसमें इम्प्रोवाइजेशन ही किया जाता है, पहले वाली टेक्नोलॉजी से ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ बोल रहे हैं इट इज़ डिज़ाइन टू प्रोवाइड एडिशनल एक्यूरेसी, मतलब पहले भी एक्यूरेट था, पहले भी इंटीग्रिटी थी, पर अब इसमें एडिशनल एक्यूरेसी आ गई, यानी कि और ज़्यादा हमने इम्प्रूव कर दिया। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, और ये क्या है? करेक्ट हो गया। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखो सेकंड स्टेटमेंट में बोले इट विल अलाउ मोर यूनिफॉर्म, ठीक है, मोर यूनिफॉर्म एंड हाई क्वालिटी एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। अब देखो पहले भी एयर क्वालिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट करते थे, पर इस बार क्या कर रहे हैं हम इस टेक्नोलॉजी को यूज करके? मोर यूनिफॉर्म और हाई क्वालिटी। ठीक है, पहले से ज्यादा हमने इंप्रूव कर लिया, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया, और ये भी करेक्ट हो गया। तो फर्स्ट सेकंड तो करेक्ट है ही, फर्स्ट सेकंड जिसमें नहीं है वो हटा दिया, तो सेकंड थर्ड हट गया, इसमें तो फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट ओनली हट गया। ठीक है, अब थर्ड बोल रहे हैं इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली इन एविएशन बट नॉट इन अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई क्यों? कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आया करे तो काउंटर करा करो। कोई भी स्टेटमेंट ऐसा दे दिया है कि भाई नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ और सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी को ऐसा होता है उसको वाइडर रिस्पेक्ट में यूज़ करने के लिए बनाया जाता है। वैसा नहीं सिर्फ एविएशन में यूज़ करेंगे, हम उसको रेलवे में यूज़ कर सकते हैं और अदर ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ एविएशन में ही बेनिफिट करेगी, बाकी कहीं नहीं करेगी? तो ये थोड़ा नेगेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, किसी भी नई टेक्नोलॉजी को नेगेटिव ऐसे नहीं दिखाया जाता। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हो गया? ये इनकरेक्ट हो गया। तो थर्ड गया, यानी कि 1 and 2 ओनली इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो मुझे बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं था, पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और करेक्ट आ गया था मेरा। ठीक है, नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग AI एक्शन समिट held in Grand Palais, Paris in February 2025. ओके, अब देखो स्टेटमेंट 1 है co-chaired with India, the event builds on the advances made at the Bletchley Park Summit held in 2023 and the Seoul Summit held in 2024. अब देखो सियोल समिट जो है वो बहुत न्यूज़ में था, और इसका काफ़ी न्यूज़ में था कि भाई साउथ कोरिया में हुआ है और co-chaired by UK। ठीक है, तो इतना करंट अफेयर्स में मैंने पढ़ा था। अब देखो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में बोले अलॉन्ग विद अदर कंट्रीज US एंड UK ऑल्सो साइन द डिक्लेरेशन ऑन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल AI। अब देखो UK मैंने बोल दिया कि co-chaired मैंने पढ़ा था नहीं इस करंट अफेयर्स में, ठीक है, पर US का मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। अगर US साइन करता कोई डील तो वो बहुत बड़ी न्यूज़ हो जाती, और अगर ऐसा होता तो करंट अफेयर्स में होता ना, पर मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं आया, इसलिए मैंने US पे ऐसे अंडरलाइन किया क्योंकि मुझे इसमें डाउट हो रहा था। और हमेशा अपनी इंस्टिंक्ट पे, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए बने होते हैं। आप डाउटफुल हो जाओ और आप उसको कर दो करेक्ट, पर मैंने ट्रस्ट किया नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा है तो मैंने नहीं पढ़ा है, तो मैंने US के बेसिस पे इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर दिया और मैंने 1 ओनली किया है, और जो कि मेरा करेक्ट हो गया था। तो बस अपनी नॉलेज पे ट्रस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। काफ़ी सारे इंटरनेशनल ईयर दिए हैं, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द विमेन फार्मर, ये वो, और ईयर्स दिए। ठीक है, मैंने इस क्वेश्चन को कट कर दिया था, मैंने बहुत लास्ट में इसको सॉल्व किया है सेकंड राउंड में, और मैंने फिर वही कि 4 स्टेटमेंट है, जनरली क्या होता है 4 का 2 होता है, 4 स्टेटमेंट है तो 2 करेक्ट होंगे, तो मैंने वही ट्रिक इसमें लगा दी थी कि 4 का 2, पर वो इनकरेक्ट हो गया था क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे बस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अपने बढ़ाने थे, तो मैंने सोचा रिस्क लिया जाए तो उसमें, लेकिन नहीं, मेरा गलत हो गया था। ठीक है, इसके सारे ही ऑप्शंस क्या है? करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 47, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड्स टू ब्रिक्स। ठीक है, 16th BRICS summit was held under the chairship of Russia and Kazan. Indonesia has become a full member of BRICS. The theme of the 16th BRICS summit was strengthening multiculturalism for just global development and security. ओके, अब देखो मैंने सेम वही ऊपर जो ट्रिक बताई है कि 2 स्टेटमेंट में डेटा है। यहाँ बोल रहे हैं कि चेयरशिप किसने किया था, चेयर किसने किया था? रशिया ने, और यहाँ थीम बोल रहे हैं, तो ये 2 स्टेटमेंट में डेटा है, यानी कि फर्स्ट और थर्ड में से एक ही करेक्ट होगा, और फर्स्ट और थर्ड एक साथ करेक्ट नहीं हो सकते। जहाँ फर्स्ट और थर्ड एक साथ है वो हटा दो, ये हट गया, और तो कहीं नहीं है। ठीक है, अब देखो सेकंड जो स्टेटमेंट है, इंडोनेशिया हैज बिकम ए फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, ये करंट अफेयर्स में था। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में था,
तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, और ये मुझे पता था, तो सेकंड तो करेक्ट है ही। अब सेकंड दो स्टेटमेंट भैया, तो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ये सेकंड और थर्ड। अब देखो यहाँ बोल रहे थे चेयरशिप किसने की है, रशिया ने, और यहाँ बोल रहे हैं कि थीम, तो मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी लगी कि थीम गलत हो सकती है, हो सकता कुछ और हो, एक वर्ड को उन्होंने थोड़ा स्विच कर दिया हो, कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया हो, तो मुझे काफी चांसेस लगे कि थीम गलत हो सकती है। तो मैंने थर्ड को इनकरेक्ट किया था और फर्स्ट और सेकंड को सही मार्क किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लोकपाल, और इसमें क्या पूछा, करेक्ट पूछा, ठीक है, करेक्ट बताना है, कौन सा करेक्ट। द पावर ऑफ लोकपाल अप्लाइज टू पब्लिक सर्वेंट्स ऑफ इंडिया बट नॉट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया। तो मैंने ऐसा लॉजिक लगाया कि भाई अगर कोई ऑफिसर इंडिया में पोस्टेड है, पब्लिक सर्वेंट, जैसे कि आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस हो गए, इंडिया में पोस्टेड है, तो उन पे लोकपाल अप्लाई होगा, और जो आईएफएस ऑफिसर है उन पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सेम लॉज अप्लाई होते हैं ना, लॉज अलग अलग क्यों होंगे। तो इस बेसिस पे मैंने थोड़ा इसमें डाउट लगा, क्योंकि मुझे देखो इस क्वेश्चन में कुछ आइडिया नहीं था, मैंने इसको सिर्फ लॉजिकली सॉल्व किया है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को ना इनकरेक्ट कर दिया कि भाई सेम रूल होना चाहिए सारे ऑफिसर्स के लिए, चाहे वो इंडिया में पोस्टेड हो या फिर आउटसाइड। ठीक है, तो अब देखो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहे हैं चेयरपर्सन और ए मेंबर शेल नॉट बी ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, एंड ओनली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड हैज टू बी इट्स चेयरपर्सन। भाई इतनी बड़ी कंडीशन, एक तो ऊपर कंडीशन लगा रहे हैं और यहाँ बोले ओनली चीफ जस्टिस। तो मैंने भाई काउंटर क्वेश्चन स्टार्ट की, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते, और भी ऐसे क्वालिफाइड जो पर्सन है, ठीक है, वो नहीं बन सकती। कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी सारी प्रोसेस है वो काफ़ी स्मूथ है, ठीक है, अगर ये एब्सेंट है तो दूसरा होगा, ये एब्सेंट है तो दूसरा होगा, तो इतना क्यों इतनी लिमिटेशन लगाएंगे कि भाई ओनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, वेदर इनकम्बेंट और रिटायर्ड। तो ये मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, तो मैंने इसको भी इनकरेक्ट कर दिया, 1 और 2 दोनों इनकरेक्ट हो गए। ठीक है, अब थर्ड है द चेयरपर्सन और ए मेंबर शेल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 45 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, ऑन द डेट ऑफ अज्यूमिंग ऑफिस एज द चेयरपर्सन और मेंबर एज द केस में बी। ठीक है, इस स्टेटमेंट को बाद में देखेंगे। फोर्थ देखते हैं, लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई इंक्वायर बोल रहे हैं, इंक्वायर, तो लोकपाल के पास इतनी भी अथॉरिटी नहीं है कि वो इंक्वायर कर पाए एलिगेशंस ऑफ करप्शंस अगेंस्ट दी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये काफ़ी नेगेटिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट है, तो मैंने इस बेसिस पे इसको इनकरेक्ट कर दिया। पर पता नहीं कि मुझे लगा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ 45 ईयर्स ऑफ एज बोल रहे हैं, तो इसका आंसर डी था, पर मैंने किया था थर्ड ओनली, यानी कि ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है 2023 में आ चुका है गेम्स पे, अब काफ़ी पूछने लगे हैं, पर स्टेटमेंट ऐसे होते हैं कि एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाता है। द इवेंट वाज हेल्ड इन दिल्ली, इंडिया। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में दे रहे हैं, तो इंडियन मैन बीट नेपाल विद अ स्कोर ऑफ 78-40 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन मेन कैटेगरी। ठीक है, इंडियन विमेन बीट विद अ स्कोर ऑफ 54-36 इन द फाइनल टू बिकम द वर्ल्ड चैंपियन इन विमेन कैटेगरी। अब देखो 2023 में जो क्वेश्चन आया था उसमें क्या कर दिया था कि जो भी था शायद ट्रॉफीज थे, ट्रॉफी के नाम जो है ना वो स्वैप कर दिए थे। ठीक है, मैन का विमेन में, विमेन का मैन में। तो मुझे ऐसा लगा कि हो सकता है कि स्कोर स्वैप कर दिए हों। अब दूसरा ट्रिक क्या होती है कि भाई दोनों स्टेटमेंट में डेटा है, ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों में ही, तो एक ही करेक्ट होगा इसमें। तो सेकंड थर्ड जहाँ पे भी साथ में करेक्ट है तो वो तो हटा ही दो, तो सेकंड थर्ड मैंने हटा दिए। अब देखो यहाँ पे भी 1 है इसमें और 1 एंड थर्ड, तो यानी कि फर्स्ट तो करेक्ट हो ही गया, मुझे कुछ भी नहीं पता था, देखो फिर भी मैंने फर्स्ट को करेक्ट कर दिया इस बेसिस पे। अब यहाँ पे क्या है कि वही चीज़ कि डेटा है एक करेक्ट होगा तो सेकंड थर्ड में से एक करेक्ट होना चाहिए, तो 1 एंड थर्ड हो सकता था, पर वही चीज़ है कि हो सकता है स्कोर 78-40 विमेन का हो, ठीक है, और मैन का 54-36 हो, पॉसिबिलिटीज़ है, तो हो सकता स्वैप किया हो। तो उस बेसिस पे मैंने सारी इनकरेक्ट कर दी और मैंने 1 ओनली करा जो कि करेक्ट फिट था, मतलब करेक्ट आंसर था फर्स्ट ऑप्शन। ओके, 50, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फाइनल्स ऑफ 45th चेस ओलंपियाड हेल्ड इन 2024 Gukesh Domaraju became the world's youngest winner after defeating the Russian player in Ian
नेपोमनियची। ओके, अब देखो ये तो भाई बहुत था, सोशल मीडिया पे काफी न्यूज में था, तो रशियन प्लेयर तो नहीं था, चाइनीज प्लेयर था। ठीक है, अब सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहे हैं अभिमन्यु मिश्रा एन अमेरिकन चेस प्लेयर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ बिकमिंग वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो अभिमन्यु मिश्रा, ये मुझे लगा कि भाई क्योंकि गुकेश ने रिकॉर्ड ब्रेक किया तो मुझे लगा शायद यंगेस्ट गुकेश है, और काफी न्यूज में भी था कि 18 है ये वो, तो मैंने इसको भी इनकरेक्ट कर दिया था और मैंने नीदर वन नॉट टू किया था, जबकि सेकंड स्टेटमेंट जो है वो था करेक्ट। अभिमन्यु मिश्रा के पास ये रिकॉर्ड है वर्ल्ड्स यंगेस्ट एवर ग्रैंड मास्टर का, तो ये मेरा थोड़ा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। विद रेफरेंस टू इन्वेस्टमेंट्स कंसिडर फॉलोइंग। ठीक है, अब बोल रहे हैं इसमें काफी ऑप्शन दिए, बॉन्ड्स, hedge funds, stocks, venture capitals. How many of the above are treated as alternative investment funds? अब देखो ये तो काफी बेसिक स्टैटिक का है, तो पता है बॉन्ड स्टॉक तो ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है, प्राइमरी है। हेज फंड्स और वेंचर कैपिटल ही होते हैं ऑल्टरनेटिव, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू। इसमें कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगाई मैंने, डायरेक्ट कर दिया था, ठीक है, स्टैटिक का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी, ठीक है, पेंशन फंड मैनेजमेंट, लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज, प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स। अब देखो फोर्थ जो ऑप्शन है, ठीक है, इसमें बोल रहे हैं लैंडिंग टू प्राइवेट कंपनीज। आरबीआई जो है वो प्राइवेट कंपनीज को लैंड नहीं करता है, आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, वो बैंक को लोन देता है। तो स्टेटमेंट 4 हो गया इनकरेक्ट, तो 2 में 4 था, हटा दिया मैंने। ठीक है, अब या तो 1 2 करेक्ट है या 1 2 4, सॉरी 1 2 5। ठीक है, तो 1 और 2 तो करेक्ट हो ही गया, और ये बहुत ही बेसिक स्टैटिक है तो पता है आपको। ठीक है, अब फिफ्थ में देखो यहाँ बोल रहे प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग करेंसी नोट्स, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि भाई सोर्स ऑफ इनकम है या नहीं, पर हाँ सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि जब करेंसी की शॉर्टेज होती है तो आरबीआई कैन प्रिंट नोट्स, ठीक है, करेंसी प्रिंट कर सकता है आरबीआई, तो ये भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो इस बेसिस पे मैंने फिफ्थ को भी करेक्ट कर दिया, तो 1 2 5 और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 53। विद रेफरेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन सम ऑफ इट्स फंक्शन इज इट वर्क्स अंडर। ठीक है, मैं इसको कट कर दिया था, ये जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है ना कम होंगे तो मुझे अटेम्प्ट्स इंक्रीज करने होंगे, तब मैं इस क्वेश्चन की तरफ देखूंगी। और मैंने पास्ट ही पेपर जो एनालाइज किए थे पीवाईक्यूज, उस बेसिस पे मुझे ये पता था कि टेबल वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, अगर 3 स्टेटमेंट है तो उनका आंसर जनरली 3 का 2 होता है, और वो 90% केसेस में करेक्ट होता है। ठीक, तो मैंने 3 का 2 किया और जो कि मेरा करेक्ट। ठीक है, तो बस बिल्कुल ये लास्ट में आपको ट्रिक्स लगानी है, जब आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या हो कम हो और 3 का 2 कर दो, भाई रिस्क लेना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54। Consider the following statements. The Reserve Bank of India mandates all the listed companies in India to submit a business responsibility and sustainability report BRSR. ठीक है, तो ये लिस्टेड कंपनीज जो है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट की जाती हैं, तो उसका काम क्या करता है, सेबी करता है, तो इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 हो गया इनकरेक्ट, बेसिक स्टैटिक का पार्ट है ये, तो 1 हटा दिया, यहाँ से भी 1 हटा दिया। अब या तो सेकंड स्टेटमेंट होगा या फिर नीदर 1 नॉट 2 हो। अब ये इसमें बोल रहे हैं इन इंडिया ए कंपनी सबमिटिंग अ BRSR मेक्स डिस्क्लोजर्स इन द रिपोर्ट दैट आर लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है, तो अब इस स्टेटमेंट को देखो, इसको पढ़ के आपको लग रहा है कुछ भी, आपको ऐसा लॉजिक आप लगा पा रहे हो कि इसको गलत कर दूं। ठीक है, ठीक है, डिस्क्लोजर्स करती हैं लार्जली और नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। ठीक है, तो मुझे इस स्टेटमेंट को गलत करने का कोई ऐसा रीजन नहीं मिल पाया, मैंने काफी लॉजिक्स लगाई तो उसमें कोई लॉजिक फिट नहीं हो रहा था, तो मैंने स्टेटमेंट सेकंड को सही कर दिया और यही स्टेटमेंट था करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था 55। इन इंडिया income from allied agricultural activities like poultry farming and wool rearing in rural areas is exempted from any tax. आपको कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिले कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और कुछ भी, मतलब हर चीज़ जीरो कर दी है, सब्सिडीज बढ़ा दी हैं, तो आयोग जो है ना यूपीएससी इस तरीके की स्टेटमेंट को प्रमोट नहीं करती है। ठीक है, इतनी वेलफेयर स्कीम्स और ये सब, तो इस तरीके के स्टेटमेंट होते हैं इनकरेक्ट। ठीक है, जैसे ही फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हुआ तो भाई सेकंड तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, करेक्ट हो गया, तो मैंने फिर इसको पढ़ा भी नहीं। वैसे एक बार पढ़ लेते हैं, इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इज नॉट कंसीडर्ड ए कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। मुझे कुछ आइडिया नहीं था इसका, बट मैंने इस बेसिस पे इसको इनकरेक्ट किया, तो ये करेक्ट। ठीक है,
Question number 56. Consider the following statements. India has joined the Minerals Security Partnership as a member. अब देखो सेकंड स्टेटमेंट जैसे मैंने एग्जाम में पढ़ा तो मुझे ना हल्की सी हंसी आई, मतलब स्टेटमेंट देखो आप पहले. इंडिया इज a resource rich country in all 30 critical minerals that is has identified. मतलब जितने आइडेंटिफाई हुए इंडिया में सारे के सारे मिलते हैं, वो भी रिसोर्स रिच कंट्री है. तो मुझे थोड़ा लगा इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट, भाई खुद ही एग्जामिनर बोले ले मैंने गलत स्टेटमेंट बना दिया, आप पकड़ो इसको सॉल्व कर लो. देखो सेकंड हो गया गलत, सेकंड हटाया सेकंड हटाया सेकंड हटाया, आंसर मिल गया. बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं, तो इतना फास्ट हो जाते हैं क्वेश्चन. अब क्वेश्चन नंबर 57. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है. As regards return from investment in a company, generally bondholders are considered to be relatively at lower risk than stockholders. ठीक है, बेसिक स्टैटिक का पार्ट है. बॉन्ड होल्डर्स को क्या होता है, कम रिस्क होता है, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, डेट होता है. और जब रीपे करते हैं तो सबसे पहले किनका पैसा देते हैं, डेटर्स का देते हैं, और सबसे लास्ट में जाते हैं इक्विटी वाले. तो ठीक है, ये तो बेसिक स्टैटिक का पार्ट है. अब सेकंड स्टेटमेंट है बॉन्ड होल्डर्स आर लेंडर्स टू कंपनी. अब देखो वही चीज बोल रही है यहाँ पे, वेयर इज स्टॉक होल्डर्स आर इट्स ओनर्स. ठीक है, इक्विटी है तो फिर ओनर्स होंगी, और बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं, लेंडर्स होते हैं, क्योंकि डेट देते हैं. ठीक है. थर्ड स्टेटमेंट है फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज ओवर स्टॉक होल्डर्स बाई कंपनी. वही चीज यहाँ बोल रहे हैं. ठीक है, तो सेकंड और थर्ड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ये इसको क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है, ये बेसिक स्टैटिक का पार्ट था, इतना आपको पता होना चाहिए. नहीं पता है तो आप स्टैटिक पढ़ो, अच्छा करो उसको. स्टैटिक के बेसिक क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए. ठीक है. क्वेश्चन 58. Consider the following statements. India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. ठीक है, जब मैंने ये ऑप्शन पढ़ा तो देखो यहाँ पे लार्ज भी लिख सकते थे, पर वेरी लार्ज इतना एडजेक्टिव लगाने की क्या जरूरत थी एक्स्ट्रा. तो मुझे इस बेसिस पे इसमें डाउट लगा, तो मैंने इसको तो कर दिया था इनकरेक्ट. ये डाउटफुल केस में मैंने रख दिया. ठीक है. अब यहाँ बोल रहे हैं सेकेंड स्टेटमेंट में इंडियाज स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन द रिसेंट पास्ट इवन ओवरटेकिंग हांगकॉन्ग्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. ये भी थोड़ा एक कंपैरिजन टाइप का है स्टेटमेंट. जनरली क्या होता है तरीके के स्टेटमेंट के, भाई इससे बेटर है उससे बेटर है, तो ये कम करेक्ट होते हैं. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं पहले. देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी ईदर टू वार्न दी स्मॉल इन्वेस्टर्स about the risk of options trading or to act on unregistered financial advisors in this regard. तो मुझे लगा कि भाई नो रेगुलेटरी बॉडी, फिर सेबी किस लिए है, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद सेबी है. तो उस बेसिस पे मैंने थर्ड को कर दिया था करेक्ट. उसमें है कौन सा करेक्ट, आई थिंक मैंने सेकंड थर्ड किया है. आंसर 1 और 2 है. आंसर इसका 1 और 2 है. थर्ड इनकरेक्ट है. रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं एग्जिस्ट करती है, तो ये इनकरेक्ट है, और ये दोनों ऑप्शन करेक्ट है. अब देखो स्टेटमेंट काफी गलत लग रहा है भाई, वेरी लार्ज लगाने की क्या जरूरत थी, पर फिर भी स्टेटमेंट 1 कोचिंग की कीज में करेक्ट दे रहे हैं. अब ऑफिशियल आंसर की में देखते हैं आंसर क्या देते हैं. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए. नेक्स्ट है 59. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज. ओके, अब देखो फर्स्ट तो इसमें करेक्ट होता ही है, इसमें दिमाग नहीं लगाना होता है. सेकंड थर्ड में देखो कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द यूज ऑफ रॉ मटेरियल्स एज इनपुट. ठीक है भाई, हम रिसाइकिल कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल हमें कम लगेगा, हम तो भाई पुरानी चीज को यूज कर रहे हैं. तो ठीक है, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया. सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. हमने पहले से पुराने किसी प्रोडक्ट को यूज किया तो वेस्टेज भी मेरा कम होगा, हम उसको बस रिसाइकिल कर रहे हैं. ठीक है, नया प्रोडक्ट बनाने में ज्यादा वेस्टेज होता है, तो हाँ ठीक है, ये भी रिड्यूस हो जाएगा वेस्टेज. तो सेकंड और थर्ड करेक्ट है. अब क्या बोल रहे हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, रॉ मटेरियल कम यूज कर रहे हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम पेपर बना रहे थे, हम पेड़ कम काट रहे हैं, तो उससे क्या हो, ग्रीन हाउस गैस एमिशन भी कम हो रहा है. ठीक है, वेस्टेज कम हो रहा है तो उससे भी कम हो रहा है. तो ठीक है, दोनों ही करेक्ट हैं, और ये इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन. ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. देखो थर्ड वाला पढ़ो. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन्स क्रिएट अ लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, तो बस आपको ये पता है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. भाई इंटरेस्ट जो है, गवर्नमेंट किसी को भी लोन दे रही है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो गवर्नमेंट की क्या हो गई, एसेट हो गई, लाइबिलिटी नहीं होती है वो. तो यहाँ बोल रहे हैं कि लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो थर्ड हो गया इनकरेक्ट. तो बस आपने थर्ड हटाया थर्ड हटाया थर्ड हटाया और आंसर मिल. बाकी ऑप्शन दोनों पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी है, तो आप इसको बस क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन हाँ बस थर्ड को इनकरेक्ट किया और आंसर मिल गया. ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इनसाइट के साथ.